नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पोषक पदार्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कार्बोहाइड्रेट, फिर इसके बाद मैंने चर्चा किया था प्रोटीन के बारे में, और उसी नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने बोला था कि प्रोटीन से संबंधित कुछ चीजें हमारी रह गई थी, जिसको आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि पोषक पदार्थ हमारे बहुत बड़े एक कह सकते हैं कि पोषक पदार्थ हमारे कई तत्वों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए आपको इसके लिए कई वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो आपने पहली और दूसरी वीडियोस देख लिया होगा। आज हम पार्ट 3 पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें बचे हुए प्रोटीन से संबंधित तत्वों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आज फैट के बारे में भी जानेंगे, यानी फैट हमारे पास किस तरीके से शरीर में कार्य करता है और किस वर्ग को कितनी फैट की आवश्यकता होती है, या फैट के बढ़ जाने से क्या नुकसान होता है, या फैट के घट जाने से क्या नुकसान होता है हमारी बॉडी के लिए। तो आइए दोस्तों, पहले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के कार्य देखे आपने, प्रोटीन के प्रकार, जिसमें मैंने बताया आपको प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोटीन आता है आपका सरल प्रोटीन, फिर संयुक्त प्रोटीन, फिर आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहां पे जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके बाद प्रोटीन के स्रोत के बारे में मैंने चर्चा किया था, जहां पे शाकाहारी प्रोटीन के स्रोत और मांसाहारी प्रोटीन के स्रोत के बारे में चर्चा किया था। अब आगे चर्चा करते हैं हम सभी। यहीं से मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। सबसे पहली बात आती है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग में आपका आता है क्वाशियोकोरस। ठीक है, क्वाशियोकोर या क्वाशियोकोरस रोग हमारा होता है, जो क्या होता है, लक्षण बच्चों में हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है और पेट क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस बीमारी का लक्षण क्या होता है, ज्यादातर इससे प्रभावित होने वाले जो होते हैं लक्षण, वो बच्चों में ही होते हैं। क्वेश्चन इस तरीके पूछता है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो वहां पे आपको मुख्य रूप से 2 रोगों के बारे में जिक्र किया जाता है पेपर में। या तो आपको देगा क्वाशियोकोर या फिर आपका देगा मरास्मस। तो इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। और लक्षण क्या होते हैं, पहले वाले के बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं और पेट उनका जो होता है वो बाहर की तरफ निकल आता है। अब देखते हैं मरास्मस में क्या होता है, आपका बच्चों की मांसपेशियां ढीली, शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है, जो एक विषैले पदार्थ का निर्माण करती है, या एक विषैला पदार्थ होता है। तो यहाँ केवल आपको रोग का नाम याद रखना है, किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। किसको होता है, तो इससे ज्यादातर जो बच्चे प्रभावित होते हैं, तो बच्चों में ही ये रोग देखने को मिलता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की ग्रोथ करना, यानी शरीर की वृद्धि के लिए क्या होता है, प्रोटीन सहायक होता है। और जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, उसको प्रोटीन अगर सही नहीं मिल पाती है, तो उसके अंगों का विकास जैसा चाहिए या शरीर का विकास जितना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसको इन बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, या इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर इनको प्रोटीन का अच्छा स्रोत दिया जाए तो ये बीमारी इनको नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों चर्चा करते हैं, प्रोटीन की अधिकता से भी रोग हो जाता है। देखिए, कमी है तो भी, जैसा कि कहा जाता है, पोषक तत्व हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। अधिक प्रोटीन ले रहे हैं तो भी खतरनाक है, कम प्रोटीन ले रहे हैं तो भी खतरनाक है। बल्कि प्रोटीन के लिए ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट पे भी ये चीजें लागू होती है, आपकी फैट पर भी लागू होती है, विटामिन पर भी लागू होती है, मिनरल्स पर भी लागू होती है, जल पर भी लागू होती है। जैसे एक स्वस्थ मनुष्य को 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, अगर कोई उससे ज्यादा पानी पीने लगता है तो उसके सामने भी समस्या होती है, क्योंकि किडनी की हमारी क्षमता होती है कि इतना ही फिल्टर कर सकती है या इतना करेगी। अगर उसमें ओवरलोड हो जाता है तो किडनी फेल होने से संबंधित या किडनी खराब होने से बीमारियां हो सकती है। यानी अगर शरीर को स्वस्थ रखना है हमें, तो क्या करना होगा, हर चीज का एक मानक होना चाहिए, हर एक चीज की मात्रा की लिमिट होनी चाहिए, उतना ही सेवन करना चाहिए। जैसे बहुत सारे हमारे मित्र होंगे, अपने शरीर को बढ़ाने के चक्कर में मार ये पाउडर खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ऐसा प्रोटीन बढ़ा रहे हैं, वैसा बढ़ा रहे हैं, डोले सोले बनाने के लिए, तो समस्याएं हो जाती हैं। तो उतना ही आप यूज करें जितना आपका वर्कआउट है या आपका बॉडी उस तत्व को सपोर्ट कर पाती है। तो चलिए देखते हैं, कमी से आपने देखा, तो अब अधिकता से देखते हैं क्या होता है। प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग में क्या होता है, प्रोटीन अत्यधिक प्रोटीन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल, आपने ये शब्द सुना होगा, अक्सर एडवर्टाइजमेंट में भी बताया जाता है, टीवी में जो
विज्ञापन आते हैं वहां पे बोलते हैं बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करें, या फिर इनसे बढ़ने वाली बीमारियों से संबंधित के लिए आयुर्वेद में ये उपाय वो उपाय। तो वो कोलेस्ट्रॉल दोस्तों इसी की वजह से आता है, जब प्रोटीन की अधिकता बहुत ज्यादा हो जाती है तो शरीर में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसकी मात्रा बढ़ जाने से क्या हो जाता है, स्ट्रोक या फिर आपका कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जो इस समय आप देख रहे होंगे कैंसर के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, सिंपल, यानी प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा हमारे शरीर में अगर हो जाती है तो एक भयानक बीमारी का भी निर्माण करती है, और कमी है उससे भी बीमारी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम हो जाता है, जिससे शरीर को फाइबर कम मिलता है। आप सभी को पता है कि पेट से संबंधित अगर कोई भी डिसीज होती है, कोई भी बीमारी होती है, तो फाइबर युक्त भोजन जितना हम करते हैं उतना ही हमारे लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। जैसे कि जिन पदार्थों में आप देखते होंगे चिकनापन होता है, यानी ऑयल वाला नहीं होना चाहिए, घी वाला नहीं होना चाहिए, वैसे रिलेटेड जो होते हैं फाइबर युक्त भोजन होते हैं, उनमें फाइबर की मात्रा अगर ये अनबैलेंस कर देगा तो जैसा चाहिए वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारे शरीर को जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, यानी कार्य करने के लिए जो पहली प्राथमिकता दी जाती है पोषक तत्वों में, वो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। पिछली वीडियो में मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्क्राइब भी किया है, आपने अगर नहीं देखा है तो आप कार्बोहाइड्रेट की वीडियो देखें, फिर इसके बाद प्रोटीन की वीडियो देखें, फिर वसा की वीडियो देखें, फिर इसके बाद कंटिन्यूअस अभी भी ये लेक्चर्स आपके चलते रहेंगे। तो आइए यहाँ पे आपने क्या देखा, अधिकता हो जाने के कारण कैंसर या फिर आपका स्ट्रोक जैसे, या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन बिगड़ जाता है, जिससे क्या फाइबर की कमी शरीर में हो जाती है। अब देखते हैं आवश्यक प्रोटीन, यानी किस आयु वर्ग में कितना प्रोटीन की मात्रा चाहिए, इससे रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला दोस्तों पॉइंट लेते हैं, 16 टू 18 वर्ष की आयु वर्ग वाले लड़के जिनका वजन लगभग 57 केजी के आसपास होता है, उनके लिए प्रतिदिन 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है किसी का अगर आयु वर्ग 16 से 18 साल है या 18 वर्ष का है, अगर उसका वजन 56 से 57 किलो के आसपास है तो उसे प्रोटीन की कितनी मानक आवश्यकता पर डे होती है, तो 78 ग्राम। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, इसी तरह सामान्य वर्ग आयु वाली लड़कियों के लिए जिनका वजन 50 केजी, यानी 16 से 18 वर्ष की अगर लड़कियों की बात करते हैं तो उनको प्रतिदिन 63 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। लड़कों के बारे में, बॉयज के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो 78 है। गर्ल्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें आपका 63 ग्राम के आसपास प्रोटीन की आवश्यकता होती है, चाहे वो आप किसी भी माध्यम से लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं गर्भवती महिला या प्रेगनेंसी स्टेज में जो महिला होती है, उनके लिए जो मानक होता है वो आपका 63 ग्राम के आसपास में। तो ये जो मैंने रेशियो नोट किए हैं आप इनको याद रखें, क्योंकि ऑप्शन में यही आपको मिलते हैं। और अगर आसपास का कोई विकल्प होता है, मान लीजिए 62 दिया है या 61 दिया है या 64, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इतना बारीकी माइनर डिफरेंसेस नहीं देता है। और उम्मीद करता हूं कि जो मैं डेटा नोट कराता हूं वही आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 75 ग्राम, यानी प्रतिदिन क्या होता है 75 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इन कंडीशंस को आप समझ गए होंगे, 16 टू 18 बॉयज में, 16 टू 18 गर्ल्स में। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा प्रेगनेंसी स्टेज में फीमेल कैंडिडेट के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट मां बन जाती है उन्हें कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, ये आप एक मानक ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, तो इस तरीके से प्रोटीन से बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव है पिछले वीडियो से लेकर इस वीडियो में सारे ही कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं फैट के बारे में, यानी वसा के बारे में। आइए समझते हैं फैट क्या होता है, वसा क्या होता है। आपने देखा होगा जितने मोटे लोग होते हैं वो काफी परेशान रहते हैं अपने फैट को लेकर, वसा को लेकर, भाई इसको किस तरीके से कम किया जाए, उनको एकदम से गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, ठंड का एहसास नहीं होता है। तो ये सब कुछ रीजंस होते हैं फैट शरीर में ज्यादा होने का कारण, बहुत सारी समस्याएं झेलना पड़ता है जिस व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक फैट हो जाता है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि फैट बनता कैसे है। वसा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मुख्य रूप से बात करें दोस्तों तो ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल से एक एस्टर बनता है, उसे ही वसा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं
जब वसा आपकी 20 डिग्री टेम्परेचर पर यानी 20 के तापमान पर द्रव अवस्था में हो तो उसे हम ऑयल यानी तेल के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जब वसा को हम टेम्परेचर कितना देते हैं 20 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, वो द्रव की अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम उसे वसा या फैट नहीं कहते, तब हम उसे ऑयल यानी तेल के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, अगर वह इस ताप पर ठोस अवस्था में रहे तो उसे क्या वसा कहेंगे। दोनों चीजें आप समझ पा रहे हैं। जैसे ठंडी के दिनों में आप देखते होंगे कोई भी चीज अगर जम जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर याद रखना है कि अगर 20 डिग्री टेम्परेचर द्रव के रूप में होता है ये, तब उस समय ये ऑयल के रूप में बोला जाएगा। और अगर इसी का टेम्परेचर 20 डिग्री होगा और वो इसके ठोस के रूप में रहेगा तो उसे हम वसा कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, वसा से मिलने वाली ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से दुगनी होती है। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट में मैंने आप सबको बता रखा था, तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अगर वसा को आप उसका आधा भी लेते हैं तो भी आपको कार्बोहाइड्रेट के बराबर क्या हो जाता है, एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। वसा हमेशा ठोस रूप में पाया जाता है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। कई बार ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है कि वसा किस रूप में एकत्रित होता है, तो ठोस के रूप में एकत्रित होता है, आप इसको द्रव के रूप में नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट कार्यों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो वसा का कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना, यानी हमारी शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देना। यानी जितने लोग मोटे होते हैं आपने देखा होगा उनको ज्यादा गर्मी लगती है, उसका रीजन सिर्फ इतना ही होता है, यानी उनके अंदर क्या है, आवश्यकता से अधिक क्या है, वसा यानी फैट है, जिसके कारण क्या होता है उनके शरीर का टेम्परेचर जिस हिसाब से बदलना चाहिए वो नहीं कन्वर्ट हो पाता है, इसलिए उनको ज्यादा गर्म लगता है। ठीक है, ठंडी में उन्हें आराम मिलता है, उसका रीजन होता है क्योंकि ठंडी में बाहर का एटमॉस्फेयर क्या होता है, बहुत ठंडा होता है हमारी बॉडी से, तो उनके शरीर से क्या होता है, जो वसा होता है उनको क्या करता है, नीचे से तापमान को बनाए रखता है बॉडी का, जिसकी वजह से उनको ठंडा कम लगता है, लेकिन गर्मी के दिनों में उनके लिए बहुत घातक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रोग के बारे में। अगर हम बात करें वसा से होने वाले रोग, तो पहला क्या होता है, त्वचा रूखी, वजन कम, विकास रुकना, शरीर का स्थूल हो जाना, मतलब मोटा एक अलग बात होती है और वसा जिसके पास कन्वर्ट होता है वो थुलथुल टाइप में हो जाता है। ठीक है, मोटे का ही रूप होता है लेकिन थुलथुल टाइप में। हृदय की बीमारी एवं रक्तचाप संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, यानी हृदय से संबंधित बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बीमारी, हार्ट का सही से काम ना करना। और दूसरा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, जिसके अंदर फैट बढ़ता है उसके अंदर क्या होता है, आपका वसा बढ़ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आवश्यकता, तो महिलाओं को अगर हम बात करें तो प्रतिदिन अगर वसा के बारे में बात करें तो 70 ग्राम प्रतिदिन उनको आवश्यकता होती है। पुरुषों में बात करते हैं तो 95 ग्राम की आवश्यकता होती है, और बच्चों में बात करते हैं तो 70 ग्राम की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्टिव जब पेपर में आपके बनते तो यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप इस मानक को याद रखें, यानी प्रतिदिन महिला को कितनी वसा की आवश्यकता है, तो 70 ग्राम, पुरुष को तो 95 ग्राम और बच्चों को तो 70 ग्राम, यानी महिला और बच्चों को लगभग बराबर वसा की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इतनी देर से वसा वसा वसा, तो आखिर में इसकी पूर्ति कैसे होगी, यानी वे सारे लोग आपने देखा होगा बनिया या इस तरीके से लोग जिनका बहुत ज्यादा इसके काजू और बादाम वगैरह का व्यापार होता है, सुबह से शाम तक कटोरे कटोरे खा रहे हैं, फिर वो ये लंबे से पेट निकल जाता है, उसका रीजन सिर्फ सिंपल ये होता है, यानी उनका क्या होता है, जो मुख्य स्रोत है बादाम, काजू, मूंगफली, अखरोट, सरसों का तेल इत्यादि से हमें क्या होता है, फैट मिलता है यानी वसा मिलता है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारा वसा से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वसा के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद दोस्तों।